चलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2019 की पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पास्ट ईयर 2019 की पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देख लेते हैं। बोल रहा है इफ फॉर एन इंक्रीज इन द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेमोरी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देयर इज नो चेंज ऑन द कमोडिटी देन दैट कमोडिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। ऑप्शन नंबर ए है यूनिट इलास्टिक्स, नंबर बी है इनफाइनेटली इलास्टिक्स, नंबर सी है इन इलास्टिक्स और नंबर डी है इलास्टिक्स। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यूनिट इलास्टिक्स। यूनिट इलास्टिक्स यानी कि व्हेन डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक्स, अगर हमारा प्राइस फॉल करता है तो याद रखिएगा खर्चा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्राइस फॉल करने से एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ यूनिट इलास्टिक डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो अनचेंज होगा। अनचेंज कहां पर होगा? यूनिट इलास्टिक डिमांड में हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपका? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इसलिए है कि प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंसेस में, टोटल एक्सपेंडिचर्स में कोई फर्क आने वाला नहीं है, वो अनचेंज होता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट इलास्टिक्स। क्या हो जाएगा इसका? यूनिट इलास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 बोल रहा है टू कमोडिटी आर फुल्ली कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो कमोडिटी है, दो कमोडिटी क्या है? फुल्ली कंप्लीमेंट्री है। रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए? इसको वीडीआई कर देंगे क्वेश्चंस को। रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए? ये एल शेप में होता है या कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है या डाउनवर्ड स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है या कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। मैं आपको हमेशा बताना ये चाहूंगा, याद रखिएगा ये जो दो कमोडिटीज अगर फुल्ली कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा ना तो इंडिफरेंस कर्व एल शेप में होगा। किस शेप में होगा? एल स्टेप में। रिपीट कर देता हूं, बार बार रिपीट कर देता हूं, याद रखना जब दो कमोडिटी फुल्ली कंप्लीमेंट्री होगा तो इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा? एल स्टेप। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एल स्टेप हो जाएगा। याद रखना इफ टू कमोडिटीज आर फुल्ली कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर द रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व विल बी राइट एंगल। फिर से बोल रहा हूं, राइट एंगल और एल इंडिफरेंस कर्व। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो वर्ड याद रखना, राइट एंगल और एल इंडिफरेंस कर्व। यानी ये दो आपको याद रखना, एक एल शेप में होता है या तो राइट एंगल होता है। ये दो चीज याद रखना किसके लिए? कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर के लिए। इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा राहुल? राइट एंगल और एल शेप। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। बोल रहा है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? बच्चों जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा ना तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। याद रखना टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने से मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने से मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। टोटल यूटिलिटी जैसे ही फॉल करेगा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने से मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी जैसे ही डिक्रीज करेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? फॉल हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 4 आ जाते हैं। नंबर 4 है द गुड्स हुज डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? जब कोई भी किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो निगेटिवली रिलेटेड है तो रियल इनकम को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स, फिर है नॉर्मल गुड्स, फिर है सुपीरियर गुड्स, फिर है लग्जरी गुड्स। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन आ जाएगा या डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। क्या हो जाएगा ये? इंफीरियर गुड्स। याद रखना डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम बिकॉज द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज। अगर हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो डिक्रीज करता है। हमारा इनकम इंक्रीज करने से इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंफीरियर गुड्स। चलिए ये भी हो गया नंबर 4। नंबर 5 आ जाते हैं। बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वीबीआई कर दो प्लीज, वीबीआई कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को वीबीआई करिए। क्लियर के लिए है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर द यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी that have to be sacrificed in
ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ द अदर कमोडिटी। क्या होगा? टोटल यूटिलिटी फॉल, टोटल यूटिलिटी रिमेन्स द सेम, टोटल यूटिलिटी राइज और मार्जिनल यूटिलिटी राइज। तो क्या होना चाहिए इसका? इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी राइज, टोटल यूटिलिटी राइज, टोटल यूटिलिटी राइज। क्यों बोल रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर the units of one commodity that have to be sacrificed in order to get one additional unit of other commodity। यानी एक यूनिट्स को पाने के लिए दूसरे यूनिट्स की, दूसरे एडिशनल यूनिट्स को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यानी कि आपके पास में दो प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए इसका 5 यूनिट्स है और इसका 5 यूनिट्स है। अगर ये प्रोडक्ट को आप बढ़ाना चाहते हो तो ये क्या होगा? घटेगा। अगर ये 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 7 होगा तो ये 3 होगा, ये 8 होगा तो ये 2 होगा। यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा वाई जो है वो घटते चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई क्या हो जाएगा? घटते चला जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर के लिए है? अदर कमोडिटी यानी एक कमोडिटी अगर सैक्रिफाइस हो रहा है, दूसरा कमोडिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टोटल यूटिलिटी राइज। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट एक फॉर्म क्या होता है? परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में फॉर्म, देखो फॉर्म और इंडस्ट्री होता है। तो रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर। एकदम कान खुला रखना, ये इस पॉइंट्स को पूरी तरीके से याद कर लो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर्म जो होता है ये प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इट इज अ प्राइस टेकर बट कैन डिटरमाइन इट्स ओन आउटपुट लेवल। अभी छोटे दुकानदार उतना ही बेच पाएगा जितना उसके आसपास में क्या हो? कस्टमर हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही क्या कर पाएंगे? यूनिट से। कुछ ग्रोसरी शॉप बहुत छोटा होता है और कुछ ग्रोसरी शॉप बहुत बड़ा होता है। जिसकी जितनी मात्रा होता है, औकात होता है क्या करने का? सेल करने का। जिसकी जितनी कस्टमर्स की लेंथ होता है वो उतना ही क्या कर पाएगा? सेल कर पाएगा, उससे रखकर नहीं पाएगा। नहीं, आउटपुट का मेरा जो लेंथ है वो कम है तो मैं सेल भी क्या करूंगा? कम करूंगा। आउटपुट का लेंथ ज्यादा है तो हम सेल भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक? 6 का बी हो गया। नंबर 7 चले आते हैं। नंबर 7, in a perfectly competitive market, in a perfectly competitive market when the government impose sale tax then in general क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस जो आपका है ना तो डिक्रीज कर जाएगा और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। याद रखना, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में गवर्नमेंट अगर सेल टैक्स लगा देता है, मैं अभी सेल टैक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सेल टैक्स वर्ड यूज किया है। मैं बात करूंगा अभी जीएसटी का। किसकी बात करूंगा? जीएसटी का। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए ना गवर्नमेंट ने बोल रहा आप ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स। किसी प्रोडक्ट को जब खरीदोगे ना तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा कि घटेगा? अगर मैं ज्यादा टैक्स पे करूंगा तो मेरा सरप्लस क्या होगा? कमेगा। और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि लोग उसकी प्रोडक्ट कम खरीदना चाहेंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? काफी महंगा हो जाएगा जिससे उसकी सेलिंग डिक्रीज हो जाएगी। इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज एंड प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? चलिए नंबर 7 हो गया। नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बोल रहा है इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फॉर्म को क्या फेस करना पड़ता है? इक्वल टू 1 है, 0 है, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इनफिनिटी। देखिए पहले तो आप यहां पर देखिएगा वर्ड यूज कर रहा है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट बोल रहा है। मैग्नीट्यूड यानी रेंज की बात कर रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व का क्या होगा? फॉर्म के लिए। बच्चों सिंपल सी वर्ड है, कोई भी नंबर 0 से लेकर 1 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 0 स्टार्ट हो रहा है, -1 इक्वल टू 1 है कि नहीं है? तो मतलब 0 to 1 का मैग्नीट्यूड होता है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट्स में। परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मैग्नीट्यूड फेस करना पड़ता है फॉर्म को, वो क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? बिटवीन 0 एंड 1 होगा। होप तो आपको समझ में आ गया ये चीज। चलिए तो 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। अब एक चीज देख रहे हैं ना, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट का क्वेश्चन ग्रुप ए में भरा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर के लिए
ओके, एमआरएस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर सरप्लस इंपॉर्टेंस रखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब की पॉइंट्स है, ये सब की पॉइंट्स है जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है। कंप्लीमेंट्री बहुत ज्यादा आ रहा है, सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा आ रहा है, इलास्टिसिटी ज्यादा आ रहा है, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, याद रखिएगा सर। ये सब चीज आपको याद रखने का टाइम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 9। इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा इक्वल टू AR, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड अनइक्वल टू AR, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन PC lie below AR curve initially and above curve of the AR curve the thereafter। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका ए लिख लीजिए, इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू AR, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू AR। हॉरिजॉन्टल जानते हो ना, इस तरीके से होगा, किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। और वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा होता है, एवरेज रेवेन्यू मतलब किसके बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू AR। यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा मेरे क्वेश्चंस में, मार्केट यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू। याद रखना, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं MR इक्वल टू AR, किसके बराबर हो जाएगा, MR इक्वल टू AR। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको यहां तक, ये पूरा क्लियर है क्या। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 9 भी हो गया, नंबर 10 चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को VBI कर लीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 को। शटडाउन पॉइंट्स, शटडाउन पॉइंट्स क्या है, मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, द पॉइंट एट विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द हाईएस्ट, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 10 का D। याद रखिएगा, कंपटीटिव फॉर्म में आउटपुट लेवल एट द मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के अनुसार होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब वेरिएबल कॉस्ट ही आप पे नहीं कर पाओगे तो फिक्स कॉस्ट कहां से पे करोगे, आपके क्या आ जाएगा, वो जो पॉइंट आएगा वो शटडाउन पॉइंट। मेरा एग्जांपल है, एम्प्लॉय को सैलरी देना कि नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या करना है, हमें पे करना है। तो पे करने की क्षमता हमारे पास में होनी चाहिए, जब वो नहीं रहेगा तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। होप तो समझ में आया। तो ग्रुप ए हमारा कंप्लीट हो गया, अब ग्रुप बी की तरफ चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। इफ देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इफ देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट sometime in the long run under perfect competition expect entry of many forms। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंट्री ऑफ मेनी फॉर्म। इफ देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समथिंग इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हम ये समझ के चलते हैं कि बहुत सारे फॉर्म क्या हो चुका है, मार्केट में एंट्री कर चुका है। अभी देख लीजिए ना, पुराना कंपनी ऑलमोस्ट सब भी बंद हो रहे हैं, सबके सब कौन सी कंपनी आ रहे हैं, नए नए कंपनी आ रहे हैं। ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का बताइए, चाहे इंफ्रा का बताइए, सब में क्या आ रहा है, लॉन्ग रन के लिए न्यू फॉर्म जो है ना, उसकी एंट्री क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। याद रहेगा ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समटाइम्स इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो बहुत सारे जो फॉर्म्स है ना, उसका क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। A firm under perfect competition operates in equilibrium in the long run at क्या होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या हो जाएगा, LAC जो हो जाएगा वो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा, LAC जो हो जाएगा मिनिमम पॉइंट्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, द लॉन्ग रन equilibrium point for a perfectly competitive market when demand curve intersect the marginal cost, when demand curve intersect the marginal cost and the minimum points of long run average cost curve, minimum points of long run average cost curve।
ये हो गया। नंबर 3 आ जाइए। इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉलोइंग विल नॉट बी अप्लीकेबल, फॉलोइंग विल नॉट बी अप्लीकेबल, द इंडिविजुअल फॉर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, बाकी सब अप्लीकेबल है, याद रखिएगा 3 का सी। नंबर 4 आ जाइए। when demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping, upward then the equilibrium क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा स्टेबल इन बोथ वॉरेशियन एंड मार्सियन एनालिसिस। ये याद रखिएगा, ये इन लोगों ने थ्योरी दिया है सिर्फ, क्लियर है ना। और ये रेयर क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्वेश्चन नंबर 4 इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आप सिर्फ देख के चले जाइएगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 5। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 5 का ऑप्शन नंबर सी। 6 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड, पढ़े बीबीआई कर दो भैया, फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड, जो यू शेप्ड नहीं है भैया, जो यू शेप्ड नहीं है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ऑप्शन नंबर सी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और ऑप्शन नंबर डी है एवरेज कॉस्ट कर्व। फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड, तो आप लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है ना, नंबर 5 का ना, नंबर 5 का सी। ओके, नंबर 6 का मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट ना निगेटिवली स्लोप होता है तो कैन नॉट बी यू शेप्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, निगेटिवली स्लोप होता है, तो ये क्या नहीं होगा, यू शेप्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा स्लोप है, नेगेटिवली स्लोप है, इसलिए क्या नहीं होगा, यू शेप्ड नहीं होगा। ओके, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 आ जाइए, न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि मैं बार बार बोलते जा रहा हूं 18, 19, 20 का ही न्यूमेरिकल्स क्या रहेगा, अभी रहेगा, कुछ बाहर से न्यूमेरिकल्स है नहीं, डेटा से क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा। आप 18, 19, 20 का न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइएगा, आपके लिए इनफ है, इसके अलावा आपको और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, न्यूमेरिकल्स आ ही चुका है। स्टडी दी फॉलोइंग टेबल्स, एल है और क्यू है, एल लेबर एम्प्लॉयड, क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वी कैन से दैट 1 0 0 है, 1 10 2 10, यानी कि 2 लेबर ये करने से लगाने से 22 यूनिट्स हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 लेबर से 38 यूनिट्स बना रहे हैं, 4 लेबर से 47 यूनिट्स। तो बोल रहा है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज एवरेज प्रोडक्ट, फर्स्ट डिक्रीज एंड दी कंस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज एवरेज प्रोडक्ट, कंस्टेंट एवरेज प्रोडक्ट थ्रू आउट। क्या होना चाहिए इसका बताइए, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए 1 था, कितना यूनिट्स बना रहे थे, 10 ना, 2 था, कितना बना रहे हैं, तो एवरेज कितना होगा इसका, 11 होगा ना, एवरेज कितना होगा, 11 होगा। 3 था, कितना बना रहे हैं, 38, तो एवरेज कितना होना चाहिए, 38 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 12.6। नेक्स्ट करिए, 47 डिवाइड बाई 4, 11.5। अब समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज होता है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सब समझ में आ चुका है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7 के बाद आ जाइए नंबर 8, स्टडी दी फॉलोइंग टेबल, यूनिट कंजम्पशन है, टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है। यूनिट कंजम्पशन 10, 11, 12, 13 है, टोटल यूटिलिटी 136 है, 150 है, 162 है, मार्जिनल यूटिलिटी 16 है, फिर 12 है और 10 है। तो क्या होना चाहिए, देख लीजिए, लिखिएगा, लिख लीजिए, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू
162 प्लस 10, ये आ जाएगा 172। याद है ना? ये जो देख वो थर्ड वाला, पहले छोटे यूटिलिटी का चलते हैं। 12 के लिए कितना है? 162 है ना? 13 के लिए दिया है क्या? नहीं दिया है ना? लेकिन 13 का क्या दिया हुआ है आदित्य? 13 का मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है जो कि कितना है? 10 है। कितना है? 10। तो टोटल यूटिलिटी उसका जिसका निकालना है ना, उसका ठीक पहले वाला और जिसका निकालना है उसका मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दोगे ना, तो क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 172 हो गया। कितना हो गया? फिर लिखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 150 माइनस 136। किसका निकालना है? 11 यूनिट्स का। फिर से रिपीट करूं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ यूनिट कितना कंज्यूम किए हो? 11। टोटल यूटिलिटी कितना है? 150। क्या निकालना है? मार्जिन। क्लियर है ना? सुनो, जिसका मार्जिन निकालना है ना, उससे ऊपर वाले क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो 150 से माइनस कर दो 136 को, 150 से माइनस कर दो 136। सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 यूनिट कंजम्पशन से कितना यूटिलिटी हमें मिलता है? हमें मिलता है 150 यूटिलिटी। तो 10 यूनिट से कितना मिलता है? 136। सिलकर के नहीं, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन से हमारी यूटिलिटी कितना बढ़ गया? हमारी यूटिलिटी बढ़ गया, बताओ हमारी यूटिलिटी कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो ऑप्शन क्या होगा आयुष? 174 यानी ऑप्शन नंबर सी ना? ऑप्शन नंबर सी। ओके 172, सॉरी, तो 172 कहाँ है? करेक्शन करिएगा ना थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी देखे हो ना? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 172 है ना? तो वहां पर 14 लिख लीजिए लास्ट में। 172 और 14। अब क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 9 आ जाइए। इन अ टू कमोडिटी वर्ल्ड विथ कमोडिटी ऑफ एक्स एंड वाई, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 2 है, प्राइस 15 है एंड 6 है। व्हाट डू थिंक द वैल्यू ऑफ पी वाई क्या होना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अनुसार? चलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। लिखिएगा mu x बाई पी एक्स इक्वल टू mu y बाई पी वाई। लिख लिया क्या? mu x कितना है? mu x 2 है और पी एक्स कितना है? पी एक्स 15 है। इक्वल टू mu y दिया हुआ है 6, तो पी वाई दिया है क्या? पी वाई दिया हुआ नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, mu x 2 है और पी एक्स 15 है। इक्वल टू mu y जो है वो 6 है और पी वाई हमें पता नहीं है। तो लिखिएगा पी वाई इक्वल टू 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। रिपीट कर रहा हूं, रेसिप्रोकल जानते हो ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा आई थिंक 45। mu x बाई पी एक्स इक्वल टू mu y बाई पी वाई। ये क्या हो जाएगा? 2 बाई 15 इक्वल टू 6 बाई पी वाई। तो पी वाई इक्वल टू 15 इंटू 6 बाई 2 45। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बीबीआई। क्योंकि इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं मार्जिनल इसमें mu x और mu y के लिए। याद रखना यही मेन प्रैक्टिकल है। कोई दिक्कत है तो इसको जरूर सॉल्व करके जाना है। नंबर 9। नंबर 10 आ जाते हैं। रिलेशन बिटवीन गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स का रिलेशन क्या होता है? पहले ये समझ लीजिए। गिवन गुड्स में क्या होता है? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, इनकम घटने से डिमांड घटता है। इसे हम पॉजिटिवली स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली, यानी कि ये बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। इंफीरियर गुड्स में उल्टा है, आपका इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? और आपका इनकम घटने से जो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखते हैं 10 का क्या हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा हीरो? देख लीजिए आप।
ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स है क्या? और गिवन गुड्स आर सबसेट ऑफ इंफीरियर, हाँ ए एंड सी कर दीजिए, डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों राइट है, डी हो जाएगा। ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं ना, या गिवन गुड्स आर सबसेट ऑफ इंफीरियर गुड्स। यानी छोटा भाई है, बड़ा भाई जिस रास्ते पे चलेगा छोटा भाई भी क्या करेगा, सेम उसी रास्ते पे चलेगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नंबर 11 आ जाइए। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द आईसीसी वी हैव टू फर्स्ट पी एंड पी इन टू डिफरेंट प्रोपोर्शन। सर वीवीआई करिएगा इस क्वेश्चन को, इन डिफरेंस कर्व का। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए, शिफ्ट द बजट लाइन पैरेलल। बजट लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। टू डिफरेंट प्रोपोर्शन में बजट लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12 आ जाते हैं। सपोज दैट देयर इज अ शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व फॉर कार टू चेंज? इफ चेंजेस एट, लिखिए इफ चेंजेस एट ऑल, ये ऑल है बच्चों, क्लियर है ना। ऑप्शन इट विल शिफ्ट टू द राइट, इट विल शिफ्ट अपवर्ड, इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, इट विल बी शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा ये? इसका ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिएगा, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा, पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस अगर क्या होता है, बढ़ता है ना, तो कार का डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है ना बच्चों। याद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उससे जो रिलेटेड कमोडिटी है जिसको साथ में कंज्यूम किया जाता है उसका डिमांड कम हो जाता है। तो राइट वर्ड शिफ्ट तब करेगा जब डिमांड इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब करेगा जब डिमांड डिक्रीज करेगा। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स में ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी, इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट। ये कहां शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। कोई दिक्कत है सर? चलिए अब आ जाइए, गिवन दी वेज रेट W, रेंटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MP R एच फॉलो। वीवीआई कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। W5 R40 MP 60, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, विल बी इफ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए इसकी फॉर्मूला लिखिएगा, लिखिए MPL बाय W इक्वल टू MPL बाय W इक्वल टू MPK। चलिए लिखा MPL बाय W इक्वल टू MPK बाय R। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे हम इसको। ये फॉर्मूला याद रखना। MPL कितना है, MPL है 16, MPL है 16, तो लिखिएगा 16 डिवाइडेड, अच्छा उसके बाद W है ना, वेट कितना है, वेट है हमारा 5, 16 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू MPK आपका निकालना है, और R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 40, निकाल दोगे क्या? MPK इक्वल टू 16 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, देखिए कितना आया, 16 इंटू 40 डिवाइड बाई 5 128 ऑप्शन है, 128 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 14, अ पर्सन हैज वेरियस ऑप्शंस ऑफ अर्निंग ऑन अ सर्टेन डे एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। एक्टिविटी है और उसका इनकम, ये इनकम है। टेकिंग क्लास इन अ कॉलेज 3000 है, दूसरा का है पार्टिसिपेशन इन द रेडियो टॉक 1000 है, और तीसरे का है प्रोवाइडिंग एडवाइस टू अ फोन, फोन में एडवाइस कर रहा है 1500 रुपये इनकम हो रहा है। चौथा है राइटिंग एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन 1200 रुपया मिल रहा है। क्या होगा, बोल रहा है इफ सी कैन परफॉर्म ओनली वन एक्टिविटी, अगर ये सिर्फ एक ही एक्टिविटी में परफॉर्म करती है, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग इन अ कॉलेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये समझ लो। आपके पास दो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, और जिसको रिजेक्ट करोगे वो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। यानी हमारे पास में जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है। तो क्या होगा इसका, लिख लीजिए, लिखिए इफ अ पर्सन कैन परफॉर्म ओनली टीचिंग, इफ अ पर्सन कैन परफॉर्म ओनली टीचिंग
in a college, then her opportunity cost will be कॉलेज में अगर परफॉर्म करता है तो क्लास ही लेगा ना, कॉलेज में क्लास ही लेगा ना, उसको छोड़ दीजिए, क्या बचता है उसके बाद। अरे रेडियो टॉक पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां से कितना कमा सकता है वो, 1000 रुपया। एड फॉर्म में एडवाइस लेके कितना कमा सकता है, 1500। और आजकल लेके कितना कमा सकता है, 1200। टोटल कमाई कितने का हो रहा है, बताओ ना, टोटल कमाई कितने का हो रहा है। हाँ, अब हम आपसे आयुष पूछना चाह रहे हैं, बताओ टीचिंग करके कितना कमाता वो, 3000। लेकिन बाकी सबसे कितना कमा रहा है वो, तो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, इसमें कमाई मेरा क्या है, ज्यादा है, इसमें मेरा कमाई क्या है, ज्यादा। चलिए ये भी हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ चुका है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2019 का। रिलेटेड टोटल कॉस्ट VBI करना है इसको। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट बी एज फॉलो। क्वांटिटी है और टोटल कॉस्ट है, कैलकुलेट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। क्या होना चाहिए, लिखिएगा, लिखिए मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स। बता रहा हूं, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए लिखिएगा मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू बताइए कितना होना चाहिए। ये पहले 0 था, 10 था, 22 था, 38 था, 47 था, तो इसका कितना आ जाएगा ये बच्चों, बताओ कितना आएगा। मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स, मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स कितना आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स कितना आ जाएगा। अच्छा, पहले वाले में 10 है ना, टोटल कॉस्ट कितना है, 10 है ना, तो बताइए पहले वाले में मार्जिन कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। दूसरे वाले में मार्जिन कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है ना। तीसरे वाले मार्जिन कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 9 का। और चौथे वाले मार्जिन कितने का आ रहा है, ओके। थोड़ा सा करेक्शन करने के लिखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू 72 माइनस 58, 72 माइनस 58। थोड़ा करेक्शन करिएगा आप, 4 में लिखिएगा 72 और 3 में लिखिएगा आप 58। कितना आ गया ये, 14 आ गया ना। फिर लिखना एवरेज कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स इक्वल टू 4 यूनिट्स के लिए कितना है राहुल, 72 है ना, 4 है ना, 4 यूनिट्स के लिए 72 है ना, 72 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये, 18 आ जाएगा ना। 72 डिवाइड बाई 4 कितना, अगर ये समझो चार लेबर मिलके अगर 72 यूनिट्स बना रहा है, एक लेबर मिलकर कितना बनाएगा, 18 यूनिट्स बनाएगा। तो पहले वाले का आया 14 मार्जिनल कॉस्ट और दूसरे वाले का आ गया 18। तो देखिए कहां पर ऑप्शन था, बी है ना, 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। चलिए 2019 का क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अब 2020 का सॉल्व करने जा रहे हैं।